किचन से जोर से चिल्लाने की आवाज आने से कावेरी जी एकदम से डर सी गई। तेजी से किचन जाकर देखा तो मन को थोड़ी शांति मिली। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना मम्मी, पूड़ी तलते समय गरम तेल का छींटा मेरे हाथों में पड़ गया, बहुत जल रहा है। मम्मी जल्दी से कुछ लगा दो। 20 वर्षीय निशिका ने रोते हुए अपनी माँ कावेरी से कहा। कावेरी जी ने तुरंत गैस बंद की और दौड़ती हुई बर्नौल लेकर आ गई। दिखा तो जरा कहाँ लगा है। अरे मामूली सा तो जला है, इतने में ही चिल्लाने लगी। अरे थोड़ा तो बर्दाश्त करना सीख। छोटी मोटी ऐसी घटनाएं तो रसोई के काम में होती ही रहती है। छोटे मोटे दर्द सहना सीख। साल 2 साल में ससुराल जाना होगा तो वहाँ भी रोज ऐसे ही घर सिर पर उठाएगी क्या? जरा भी सहनशीलता नहीं है तुम में। ससुराल में कैसे निभाओगी? यह तुम आजकल की लड़कियां बर्दाश्त करना तो जानती ही नहीं हो। कावेरी जी ने मरहम हाथ में लगाते हुए कहा। हाँ, मुझमें जरा भी सहन शक्ति नहीं है, आखिर क्यों सहूं? सर्वगुण संपन्न बनाकर जल्द से जल्द ससुराल भेजना चाहती हो। तुम ऐसे बैठो, ऐसे खड़ी मत रहो, धीरे खाओ, कम बोला करो, काम में फुर्ती लाओ, दिमाग शांत रखो, सामने ना बोलो, नहीं तो ससुराल वाले नकचड़ी, जिद्दी, तेज बहू होने का टैग लगा देंगे, बदतमीज जैसे नामों की उपाधि दे देंगे। जो ससुराल वाले बहू के दर्द को ना समझ सके, उनके लिए इतना अपने आप में बदलाव क्यों करना? क्यों हम आजकल की लड़कियां तुम्हारी तरह बर्दाश्त करें पति के जुल्म को? शादी की है कोई गुलामी नहीं जो पति की गालियां भी सुनो। उनकी सेवा भी करो और शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी मारो। निशिका ने गुस्से से कहा। कावेरी जी बोले, आज तो फिर से शुरू हो गई? हाँ माँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि लड़कियां पैदा ही होती है सहने के लिए? छोड़, अब आ जा टीवी के सामने बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। कावेरी जी ने बात को खत्म करते हुए कहा। यह माँ बेटी के बीच रोज की बात थी। कावेरी का पति गोपाल ना अच्छा पति था और ना ही अच्छा पिता। कावेरी के ससुर जी का बनवाया मकान था, वह भी गोपाल ने बुरी संगत में पड़कर गिरवी रख दिया था। रकम चुका नहीं पाया तो मकान भी हाथ से चला गया। किराए के छोटे से मकान में रह रहा था परिवार। गोपाल अपनी मनमर्जी का मालिक था। गांव में अपने खेत थे, वह भी किसी और को खेती करने के दे रखे थे, क्योंकि मेहनत करना तो गोपाल के स्वभाव में ही नहीं था। खेत से जो भी थोड़ा बहुत आमदनी होती उससे ही जैसे तैसे गुजारा चलता था। गोपाल कभी कोशिश ही नहीं करता था ढंग का काम करने की, बस सारे दिन घर में पीकर पड़ा रहता और अपनी पत्नी पर हुक्म चलाता। कावेरी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती तो गोपाल उस पर हाथ तक उठा देता। कावेरी पास के ही स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी करके अपनी बच्ची की ज़रूरत और उसके छोटे मोटे शौक पूरा किया करती थी। माँ ही निशिका का सबसे बड़ा सहारा थी, क्योंकि उसके पिता को तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। करवा चौथ के दिन अपनी माँ को पूजा की तैयारियां करता देख निशिका माँ से बोलती है, जब पापा आपकी कोई परवाह नहीं करते, आपसे सीधे मुंह ठीक से बात नहीं करते, उन्हें आपसे ना प्यार है ना लगाव, बात बात पर आप पर चिल्लाते हैं, हाथ तक उठा देते हैं, तो उनके लिए आप क्यों यह व्रत उपवास रखती हैं? छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? हम कहीं और जाकर शांति से रहेंगे। निशिका ने माँ से कहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पति है तो मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं सौभाग्यवती ही मरना चाहती हूँ। मैं करवा चौथ का व्रत जिंदगी भर करूँगी। शादी के 24 साल तो निकल गए, जैसे तैसे आगे की जिंदगी भी कट ही जाएगी। देख, अब इस उम्र में मैं अपने ऊपर तलाकशुदा का थप्पा नहीं लगवाना चाहती हूँ। मैं अब तक चुप हूँ, इसीलिए पूरे परिवार में सुखी और संस्कारी मानी जाती हूँ। तुझे नहीं मालूम, तलाक में एक औरत को ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है। कावेरी ने कहा। खैर छोड़ो ये सब बातें। निशिका की पढ़ाई खत्म होते ही उसे नौकरी मिल गई। उसकी नौकरी को देखते हुए कई अच्छे घर के रिश्ते आने लगे। उसी शहर के विनय नामक लड़के के साथ
रिश्ता तय हो जाता है। बहन जी, हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, हमें उसके नौकरी करने से कोई ऐतराज़ नहीं है। अरे भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है तो नौकरी क्यों ना करे। हम दकियानुसी विचारों के नहीं हैं जो बहू को घर में बिठा कर रखेंगे। विनय की माँ ने कावेरी जी से कहा। कावेरी जी फूली नहीं समा रही थी कि उसकी बेटी की किस्मत उसके जैसी नहीं है। बड़ा समझदार परिवार मिला है उसकी बेटी को, लेकिन सच्चाई तो शादी के बाद सामने आई। निशिका की ससुराल में पति, सास, ससुर, देवर और एक छोटी ननद थी। शादी में ली गई छुट्टियां खत्म होने को थी। निशिका को फिर से नौकरी पर वापस जाना था। मम्मी जी, मुझे अगले हफ्ते से नौकरी वापस ज्वाइन करनी होगी, निशिका ने अपनी सास विनीता से कहा। तो निशिका की सास ने उससे कहा कि घर के काम के साथ साथ नौकरी कर सकती हो तो ज़रूर जाओ। सुबह जल्दी उठकर सबका नाश्ता, दोपहर का खाना बनाकर कपड़े धोकर चली जाना। शाम को आते आते ताज़ी सब्जियां, पनीर वगैरह लेते आना और आकर फटाफट सबका खाना बना लेना। तुम्हें तो पता है, बर्तन धोने और झाड़ू पोछे के लिए तो काम वाली आती ही है। और हो ऑफिस जाने से पहले सारे घर की डस्टिंग, वॉशरूम की सफाई करना भूलना नहीं। रात को सबके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर आराम से सो जाना। हमारे घर का काम है ही कितना। मम्मी जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी करके घर में आर्थिक सहयोग करूं, तो आप लोगों को घर के काम में मेरा सहयोग करना होगा। नौकरी के साथ साथ 3 टाइम का खाना, घर के बाकी काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएंगे। मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं कल ही कपड़े धोने के लिए काम वाली का इंतजाम कर लूँगी। सुबह का नाश्ता मैं बना दूंगी, दोपहर के खाने के लिए आटा लगा कर जाऊंगी, दाल चावल बनाकर जाऊंगी, सब्जी और रोटी का काम आप देख लीजिएगा। घर की डस्टिंग, कपड़े फोल्ड करने का काम ननद सुहानी कर लिया करेंगी। घर की सब्जी भाजी तो पापा जी या विनय जी भी ला सकते हैं। रात के खाने की आप थोड़ी तैयारी कर दीजिएगा, बाकी आकर मैं संभाल लूँगी। मैं अपनी नौकरी और गृहस्थी शांतिपूर्वक चलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। बहू के आने के बाद क्या घर के सदस्य घर के काम भूल जाते हैं? घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबको निभानी होगी, निशिका ने स्पष्ट रूप से लेकर शालीनता के साथ कहा। हमने तो तुम्हारी माँ के बारे में सुना था कि वह बहुत संस्कारी है, सहनशीलता की मूरत है, कभी आज तक किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। लगता है उन्होंने रिश्तों को निभाने का ज्ञान तुम्हें नहीं दिया है, विनीता जी ने कहा। उन्होंने तो मुझे अपने जैसे बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी ही जिंदगी देख सही गलत का पाठ सीख लिया है। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। घर के सभी सदस्य को उचित मान सम्मान प्यार दूंगी, आर्थिक सहयोग भी करूंगी, लेकिन सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर नहीं लूंगी। अपनी अच्छी जॉब मैं छोड़ नहीं सकती और आप भी नहीं चाहेंगी कि मैं जॉब छोड़ दूं, निशिका ने आत्मविश्वास के साथ कहा। थोड़े दिन सबका मूड खराब रहा, लेकिन बाद में सब ने समझौता कर ही लिया। एक बार रात को 2 बजे निशिका के पिता का फ़ोन आता है। सामने से पिता की आवाज़ सुनकर निशिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है। निशिका अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। माँ तो जैसे निशिका की ही राह देख रही थी। उन्होंने एक निगाह प्यार से निशिका की तरफ डाली और अपनी अंतिम सांस ले ली। एक माँ से ही तो निशिका का मायका था, वरना पिता को तो बच्ची और पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। अंतिम क्रिया के समय निशिका की माँ को 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सजाया गया। उन्हें देखकर निशिका की मौसी बोल पड़ी, कितनी किस्मत वाली थी तेरी माँ, दुनिया से सुहागन ही गई। बदकिस्मत तो हम हैं जो 5 साल से पति के बगैर जी रहे हैं। देख, सब तेरी माँ के लिए कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं। बड़ी नेक संस्कारी महिला थी, विपरीत परिस्थिति में भी कैसे अपनी गृहस्थी को संभाल कर रखा था।
एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ थी तेरी माँ। तू भी इन्हीं की छवि बनना, तू भी कहलाएगी भाग्यवान। मौसी जी, मुझे नहीं बनना उनकी तरह भाग्यवान। मौसी, आप मौसा जी के बगैर 5 सालों से हैं, लेकिन आपके पास उनके द्वारा दी गई सुनहरी यादें हैं। पर मेरी माँ तो हमेशा ही पति के द्वारा दुखी रही और कड़वी यादें लेकर चली गई। एक दिन भी चैन से ना बिता पाई। 16 श्रृंगार में तो मैंने उन्हें पहली बार देखा है। मुझे नहीं बनना माँ की छवि, नहीं बनना उनकी तरह भाग्यवान। ऐसा भाग्य किस काम का? निशिका ने कहा। निशिका की बातें सुनकर मौसी जी सोचने पर मजबूर हो गई। क्या उसकी बहन सचमुच भाग्यवान थी? दोस्तों, त्याग की मूर्ति बनने में कोई महानता नहीं है। अपनी आत्मा को मारकर, हर दुख सहकर अच्छी बनने में कोई भलाई नहीं है। इसीलिए सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। आत्मसम्मान से जीने का हक सबको है, और जहां आप खुद को अपनी नज़रों से गिरने नहीं देंगे, वहीं लोग भी आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।